तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस बड़े भाषण का सबको इंतजार था, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखते हुए देखा। उनके समर्थकों के लिए यह एक धुआंधार भाषण था। मगर सबसे शर्मनाक बात दोस्तों, दो बड़ी बातें हुई संसद में। नंबर एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, उनमें प्रधानमंत्री ने एक भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया। इतने गंभीर आरोप थे अडानी उद्योग को लेकर, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अडानी शब्द तक नहीं निकला। और दूसरी बात दोस्तों, कल ही मैंने आपको राहुल गांधी के भाषण के बारे में पूरा एक शो सुनाया था दोस्तों, पूरा एक शो दिखाया था। क्या आप जानते हैं आज लोकसभा में खबर यह आती है कि राहुल गांधी के भाषण को 18 जगह, गौर कीजिएगा, 18 जगह नोच दिया गया। उनके रिमार्क्स जिसमें उन्होंने अडानी का जिक्र किया था, 18 जगह से लोकसभा में उसे हटा दिया गया। यह कहा गया कि बगैर तथ्यों के राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। मैंने कल ही जब शो किया था तो आपको बताया था कि राहुल गांधी जो अधिकतर बातें कह रहे हैं, वो तमाम बातें मीडिया में मौजूद हैं, वो तमाम बातें तथ्य हैं, वो तमाम बातें प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई की कार्रवाई के ऊपर आधारित है। तो ऐसे में लोकसभा के अंदर उनके भाषण को 18 जगहों से क्यों नोचा गया, क्यों एक्सपंज किया गया? मगर आप जानते हैं सबसे अजीबोगरीब बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक चरित्र पर एक करारा प्रहार किया था राहुल गांधी ने। सवाल उनसे पूछा गया था अडानी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पूरे भाषण में जो लहजा अपनाया, वो बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में था, बहुत ही डिफेंसिव पर था। वो लगातार उन लोगों की आलोचना करते रहे जो उनके कामों की आलोचना करते हैं, उन्हें इकोसिस्टम बताते हैं। वो इस बहाव में इस कदर बह गए कि उनके भाव में अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव आने लगा, यानी कि मैं मोदी, यानी कि वो खुद को मोदी करके संबोधित कर रहे थे। मगर दिलचस्प बात यह हुई दोस्तों, जब वो अपनी बड़ाई कर रहे थे तो अचानक भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद मोदी 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 कहने लगे। और वहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प काम हुआ दोस्तों, जैसे ही मोदी 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 के नारे लगाए जाने लगे, कांग्रेस के सांसदों ने पलटवार कहते हुए अडानी 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 के नारे लगाए। मैं चाहूंगा आप उस लम्हे को देखें, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस लगातार मांग करती रही कि इस मुद्दे पर जेपीसी का गठन हो, मगर जेपीसी का गठन करने से साफ तौर पर इनकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इस पर क्या कहा। तू इधर उधर की बात न कर, यह बता कि बैंक एलआईसी क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी चौकीदारी पर सवाल है। बड़ा प्रश्न ये, जब विपक्ष के नेता इस तरह से सवाल कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अडानी शब्द तक नहीं निकल रहा है।
मैं जानता हूं कई लोग क्या कहेंगे। कई लोग ये कहेंगे कि भाई अडानी तो एक व्यक्ति विशेष हैं, उनकी चर्चा पार्लियामेंट में क्यों हो सकती है। तो मैं उन समझदार लोगों को बता दूं कि मुद्दा एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। मुद्दा यह है कि अडानी उद्योग को किस तरह से नियमों को ताक पर रख के प्रेफरेंस दी गई, प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा फर्जी शेल कंपनियों का सवाल है। इसके अलावा जिस तरह से जांच एजेंसीज का इस्तेमाल जीवीके के ऊपर किया गया, जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट था, और उसी दबाव के चलते उन्होंने उस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अडानी को सौंप दी। ये तमाम मुद्दे थे दोस्तों, और इन तमाम मुद्दों पर एक भी जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। मैं फिर दोहरा दूं, अपने समर्थकों के लिए उनका यह भाषण धुआंधार था। अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री दिखाई दिए। और जो सबसे अजीबोगरीब बात लगी दोस्तों, कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर वो आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी उन्होंने इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि उनकी आलोचना को लेकर जो सवाल उठाते हैं लोग, उनको लेकर उन्होंने आलोचना की। और यह बात उनके भाषण में बहुत शुरुआत में आ गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। आप चुप रहिए। नो नो, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो सुना आपने, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। कुछ लोगों को देर रात नींद नहीं आई, कुछ लोग उठे नहीं। लगातार इस तरह का तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जो है वो दे रहे थे। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, जो अंदाजे बयां भारतीय जनता पार्टी का है ना, वही अंदाजे बयां दिखाई दिया, जहां प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, उस बात को लेकर भी कुछ लोग खुश नहीं हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, G20 की अध्यक्षता के खिलाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बयान नहीं दिया है। लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता मिलने से भारत जो है वो विकसित देश नहीं बन जाता। इससे पहले इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, तो क्या इंडोनेशिया विश्व गुरु बन गया? नहीं बना ना। तो हर छोटी मोटी चीज को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना और फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधना। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से
हालत बने हुई है। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख होगा। दोस्तों, सबसे शॉकिंग ये बात रही कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस देश में पिछले 9 या 8 सालों में उनकी आलोचना नहीं हुई। वो कहते हैं कि आलोचना एक किस्म की शुद्धि है, मगर वो कहते हैं कि मेरी आलोचना नहीं होती, सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। पहले मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री की इस बात को सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। प्रधानमंत्री, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे कि किन मीडिया हाउसेस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, प्रवर्तन निदेशालय की रेड मारी जाती है, किन पत्रकारों को मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में काम करने से रोका गया? क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से भीमा कोरेगांव मामले में कितने लोगों को आपने जेल में बंद किया गया है और अब कई लोगों को बेल मिल रही है?
क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि चाहे उमर खालिद हो, सिद्दीक कप्पन हो, इनमें से कुछ आपके आलोचक हैं, आलोचना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई है, 1975 से 77 के दौर को हां छोड़ दें, जहां आलोचना को देशद्रोह के साथ जोड़ के देखा जाता है। अपने बारे में उन 2014 के बाद मैंने देशद्रोही जैसे शब्द सुनने शुरू किए दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं इस सरकार से सवाल करता था, आलोचना भी नहीं, सिर्फ सवाल करता था। आज आपसे सवाल करने वाले पत्रकारों के लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि वो काम तक नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स उन्हें छूने को तैयार नहीं है। आलोचना से आप घबराते हैं मोदी जी, इससे मत बचिए, इससे पीछे मत हटिए। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय विपक्ष की आवाज को दबाने में लगा हुआ है, सीबीआई जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने में लगा हुआ है, उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। मैं प्रधानमंत्री आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय को या इनकम टैक्स को सारी गलतियां विपक्ष में दिखाई देती हैं? या अगर आपका एनसीबी भी कार्रवाई करता है तो उन्हीं एक्टर्स के परिवार वालों पर करता है जो आपके सामने झुकते नहीं हैं। सुनिए प्रवर्तन निदेशालय के मुद्दे पर किस तरह से वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सूर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। दोस्तों, वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह मौका था जहां उनसे जो अडानी का नाम जुड़ रहा है, खासकर जिस तरह से कई बार नियमों को ताक पर रखकर चीजें आगे बढ़ाई गई, कई बार जो सवाल उठ रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद, यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर एलआईसी पर दबाव बनाया गया 36,000 करोड़ रुपए डालने की, तो क्या इसके एवज में गुप्त चुनावी चंदा गौतम अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया? ये तमाम सवाल हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं, ये महज सवाल हैं। तो इन सवालों से क्या बचना? हां, यह बात है दोस्तों कि कांग्रेस पर उन्होंने कड़ी आलोचना की, कांग्रेस पर करारा हमला बोला। मैं चाहूंगा उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था, और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है।
और वो स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। तो यकीनन करीब 1.5 घंटे का यह भाषण था और विपक्ष की तमाम मांगों को खारिज कर दिया गया। मगर एक बात जो मैंने देखी कि जैसे ही अडानी का नाम आया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस कदर रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दिए। मैंने पीयूष गोयल को देखा राज्यसभा के अंदर, जिस रक्षात्मक मुद्रा में वो दिखाई दे रहे थे। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2G केस की बात कर रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कर रहे थे। लोकसभा के अंदर बार बार रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया गया। मेरा सीधा और सरल सवाल कि भारतीय जनता पार्टी और रॉबर्ट वाड्रा की क्या पर्दे के पीछे कोई सांठगांठ है? याद कीजिए 2014 से पहले रविशंकर प्रसाद का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम था दामाद जी। 2014 है और आज 2023, करीब 10 साल गुजर चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा पे कोई एक्शन नहीं। जिस 2G घोटाले की बात वो कर रहे हैं उस पर कम से कम जेपीसी बनी थी। आप तो अडानी मामले पर जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है, मगर उस 2G केस में भी कुछ भी सामने नहीं उभर कर आया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कटघरे में थी, इस बात को मैं भी मानता हूं, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि मोदी सरकार ने आने के बाद भी एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए किया, हकीकत तक पहुंचने के लिए नहीं किया। क्योंकि जिस तरह से ये लोग बार बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते थे और कल भी निशिकांत दुबे ने लिया, उस पर क्या हुआ बताइए ना। आप रॉबर्ट वाड्रा पर कोई एक्शन लेने से क्यों डर रहे हैं? लीजिए एक्शन, प्रमाणित कीजिए पूरे देश को ना कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो करप्ट हैं। अगर हैं तो एक्शन लेना चाहिए। 10 साल गुजर गए, 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया। तो कथनी और करनी के बीच का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।